Hello, students. Here we are with our chapter When I Set Out for Liney's from class 8th, and our book name is Honey Dew. So, take out your page number 109 in your book. तो बच्चों आज हम अपना पढ़ेंगे यूनिट 7 का चैप्टर 2 क्लास 8th की बुक हनी ड्यू से। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा चैप्टर नेम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज। तो लाइनीज जो है ये एक इमेजनरी प्लेस है। ये राइटर जो है पोएट जो है उसका एक इमेजनरी प्लेस है। ठीक है, ये और इसको जो टेस्टरम का इंग्लैंड का जो राजा था उसका बर्थ प्लेस इसको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है लाइनीज के बारे में। एन ऑर्थेरियन लिजेंड the mythical birthplace of Sir Tristram in England, believed to have been somewhere by the sea, here an imaginary place। तो ये एक इमेजनरी प्लेस है, इसको राजा जो हैं ट्रेस्ट्रम इनका बर्थ प्लेस माना गया है इंग्लैंड में। तो ये एक यहाँ पर लाइनेज जो है इमेजनरी प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट हैं थॉमस हार्डी, वो एक पोएट होने के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी थे। ठीक है, तो जब वो एज अ आर्किटेक्ट एक चर्च का सुपरविज़न करने जाते हैं तो उसके बाद जब आते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग सा तेज होता है। ठीक है, और वो एक ऐसे प्लेस पर जाने की बात कर रहे हैं, लायनीज जो उनका इमेजनरी प्लेस है वहाँ पर जाने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज। व्हेन मीन्स सेट आउट मीन्स होता है निकल पड़ना। जब मैं लाइनीज के लिए निकल गया। ठीक है, या लाइनीज की तलाश में निकल गया। एज अ यंग apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish of supervise the restoration of a church. As a young apprentice architect, एक युवा प्रशिक्षु वास्तुकार के रूप में ब्रिटिश कवि और उपन्यास थॉमस हार्डे एक चर्च की मरम्मत की देखभाल करने के लिए पल्ली का दौरा किया। ठीक है, तो पेरिस मीन्स यहाँ पर है पल्ली या कस्बे का। ठीक है, तो एज अ यंग अप्रेंटाइस मीन्स होता है प्रशिक्षु, आर्किटेक्ट वास्तुकार, नॉवलिस्ट उपन्यासकार, पर्सी कस्बा, सुपरवाइज निगरानी करना या देखभाल करना, रेस्टोरेशन मीन्स होता है मरम्मत का कार्य। तो ठीक है, एज अ यंग अप्रेंटाइज आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोएट एंड नोवेलिस्ट थॉमस हार्डे वंस विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। एक युवा प्रशिक्षु वास्तुकार के रूप में ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डे ने एक चर्च की मरम्मत की देखभाल करने के लिए एक कस्बे का दौरा किया। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वे कस्बे से वापस आए तो लोगों ने उनमें दो बदलावों को देखा। A new glow in his eyes and a crumbled piece of paper sticking out of his coat pocket। तो देखो on his return from the Percy, जब वो कस्बे से लौटे, people noticed two things about him। लोगों ने दो चीज़ों को देखा उनमें। A new glow in his eyes, उनकी आंखों में एक नई चमक, and a crumbled piece of paper sticking out of his coat pocket। crumbled means होता है जिसको
वो सिकुड़ा हुआ, ठीक है, और उनके कोट की जेब में एक सिकुड़ा कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। स्टिकिंग मीन्स होता है चिपका हुआ। तो देखो जब वो आए वापस वहाँ से पेरिस से, उस छोटे से कस्बे में से, चर्च, जहाँ वो चर्च की देखभाल करने के लिए गए थे, तो उसके काम की, तो जब वो वहाँ से वापस लौटे तो लोगों ने उनके बारे में दो चेंजेस नोटिस किए। एक तो ये कि उनकी आंखों में क्या थी, एक नई चमक थी, और दूसरी यह है कि उनके कोट की जेब में एक सिकुड़ा कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड in one of his biographies contained the draft of a poem। तो ये जो पेपर है, वह जो कागज का टुकड़ा था, ये उसी, तो यह कागज का टुकड़ा अभी भी उनकी एक आत्मकथा में, यह कागज का टुकड़ा अभी एक आत्मकथा में दर्ज किया गया है, जो एक कवि, जिसमें एक कविता का मसौदा निहित है। मीन्स उसमें एक कविता का जो नक्शा है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। यह टुकड़ा, कागज का टुकड़ा अभी भी उनकी एक आत्मकथा में दर्ज किया गया है, जो एक कविता का मसौदा है। मीन्स वो इनकी बायोग्राफी में भी उस कागज़ के टुकड़े का जिक्र किया गया है, और जो क्या है, एक कविता का नक्शा है उसमें, ठीक है। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लाइनीज। अब आप उस कविता को पढ़ने जा रहे हैं जिससे जो पोएम है, इंस्पायर है, जो पोएट, जो जहाँ कवि गए थे, जिस जगह लाइन, जिसको वो लाइनीज कहते हैं, उससे वह जो पोएम है प्रेरित है, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू रीड वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लाइनीज। अब आप उस कविता को पढ़ने जा रहे हैं जो कवि के उस जगह की यात्रा से इंस्पायर है, से प्रेरित है, जिसे कवि लाइनीज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी आप उस कविता को पढ़ने जा रहे हैं जो कवि जिस यात्रा पे गया था, जिस जगह की यात्रा पे गया था, उससे प्रेरित है, और जिसको कवि उस जगह को क्या कहता है, लाइनीज। तो लाइनीज यहाँ पर एक जो पोएट है उसका इमेजनरी प्लेस है, ठीक है, वो काल्पनिक जगह है उसकी, तो पोएट वहाँ जाना चाह रहा है। तो ये पोएम उसी कवि, उनकी उसी यात्रा से प्रेरित है। When I set out for Lyonesse 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse 100 miles away, what would be hence at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet does durst declare, nor did the wizard guess what would be chance at Lyonesse while I should sojourn there. When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonesse with magic in my eyes। तो थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो कह रहे हैं व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनीज 100 माइल्स अवे, जब मैं लियोनीस के दौरे के लिए निकला जो 100 मील दूर है। अ राइम वॉज ऑन द स्प्रे, ओस की बूंदें टहनियों के ऊपर थी। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, तो जो यहाँ पर राइम वॉज ऑन द स्प्रे, जो टहनियों के ऊपर जो थी, वो तुषार की वो बूंदें टहनियों के ऊपर थी। एंड स्टार लाइट लेट माई लोनली समनेस, और तारों की चमक मेरे अकेलेपन को चमका रही थी। When I set out for Lyonesse 100 miles away, जब मैं लाइनीस के लिए निकला जो 100 मील दूर है। तो देखो अब यहाँ पर पोएट कह रहा है
कि जब मैं निकला लाइनिस के लिए तो वहाँ पर जो टहनियों के ऊपर जो थी ओस की बूंदें थी और जो तारों की चमक थी वो मेरे अकेलेपन को चमका रही थी। वैन आई, फिर दोबारा से कहते हैं, वैन आई सेट आउट फॉर लाइनिस 100 miles अवे, जब मैं लाइनिस के लिए निकला 100 मील दूर है। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? तो देखो बिहेंस मीन्स होता है घटित होना, तो बी चांस, वट वुड बी चांस एट लर्नीज, लर्नीज में क्या घटित होने वाला है, बी चांस मीन्स होता है घटित होना, तो वट वुड बी चांस एट लर्नीज, लर्नीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है। वाइल आई शुड सोजोन देयर, सोजोन मीन्स होता है रुकना या ठहरना, जब मैं वहाँ रुकूंगा। नो प्रोपेहेड्रस्ट डिक्लेयर, प्रोपेस्ट मीन्स होता है पैगंबर, ड्रस्ट मीन्स होता है साहस करना, डिक्लेयर मीन्स बताना या घोषणा करना। नो प्रोपेहेट ड्रस्ट डिक्लेयर, कोई पैगंबर इसको बताने का साहस नहीं कर सकता। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गैस, ना ही कोई सबसे समझदार जादूगर अनुमान लगा सकता है। विजर्ड मीन्स होता है जादूगर। What would be hands at Lyonesse while I should sojourn there? लाइनीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है यह जब मैं वहाँ रुकूंगा। तो देखो अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि व्हाट वुड बी चांस एट लाइनीज वाइल आई शुड सोजोन देयर, तो बी चांस मीन्स होता है घटित होना, सोजोन मीन्स होता है रुकना। तो व्हाट वुड बी चांस एट लाइनीज वाइल आई शुड सोजोन देयर, लाइनीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है जब वे वहाँ रुकेंगे। नो प्रोपेहेट जस्ट डिक्लेयर, कोई पैगंबर यह बताने का साहस नहीं कर सकता। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गैस, और ना ही कोई समझदार जादूगर अनुमान लगा सकता है। वट वुड बी चांस एट लाइनीज वाइल आई शुड सोजोन देयर, लाइनीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है जब वे वहाँ रुकेंगे। ठीक है, तो इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि जब वो लाइनीज जाएंगे और वहाँ रुकेंगे तो उनके साथ वहाँ क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, इसको कोई जो पादरी है वो भी नहीं बता सकता और ना ही कोई सबसे बुद्धिमान जो जादूगर है वो भी नहीं बता सकता है। ठीक है। When I return from लाइनीज with मैजिक इन माई eyes, जब मैं लाइनीज से लौटूंगा अपनी आँखों में जादू लिए, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी शांति से अनुमान लगा रहे होंगे। मार्क्ड मीन्स होता है अनुमान लगाना, म्यूट मीन्स शांत, सरमाइज मीन्स म्यूट सरमाइज मीन्स शांत अनुमान। ठीक है, तो मार्क्ड मीन्स लगाना। ठीक है, तो सभी शांत अनुमान लगा रहे होंगे। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी शांत अनुमान लगा रहे होंगे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथोमेलेस, मेरी चमक दुर्लभ और अथाह है। रेडियंस मीन्स होता है चमक, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, एंड मीन्स फैथमलेस मीन्स होता है अथाह जिसका कोई इन न हो। ठीक है, तो माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी चमक दुर्लभ और अथाह है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लाइनीस से लौटूंगा अपनी आँखों में चमक लिए या जादू लिए। तो देखो अब राइटर कह रहा है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लाइनीस से लौटूंगा अपनी आँखों में जादू लिए या चमक लिए। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी शांत अनुमान लगा रहे होंगे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी चमक दुर्लभ और अथाह होगी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लाइनिस से लौटूंगा अपनी आँखों में चमक लिए या जादू लिए। तो देखो अब पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनिस 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse 100 miles away, जब मैं
लाइनिस के लिए निकला जो 100 मील दूर है। टहनियों के ऊपर ओस की बूंदें थी और चारों तारों की चमक मेरे अकेलेपन को चमका रही थी। जब मैं लाइनिस जब मैं लाइनिस के लिए निकला, समझो 100 मील दूर है। तो देखो उसमें वो कह रहा है कि जब मैं लाइनिस के लिए निकला, जो जो 100 मील दूर है, तो उस समय क्या था, जो टहनियाँ जो थी उसमें क्या थी, ओस की बूंदें थी। मीन्स ये है कि ये अ, रात का समय है, ठीक है। जो जिस समय जब पोएट निकल रहा है तो ये रात का समय है, तो रात के समय में जो थी ओस की बूंदें जो थी वो टहनियों पर गिर रही थी और जो तारों की चमक थी वो उसके उनके अकेलेपन को दूर कर रही थी, चमका रही थी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब पोएट निकले थे लाइनिस के लिए तो वह रात का समय था। What would be chance at Lyonese while I should sojourn there? फिर पोएट कहते हैं कि लायोनीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है जब वे वहाँ रुकेंगे। नो प्रोपेहेड ट्रस्ट डिक्लेयर, कोई पैगंबर भी बताने का साहस नहीं कर सकता। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और न ही कोई समझदार जादूगर अनुमान लगा सकता है। वट वुड बी चांस एट लाइनीज वेन वाइल आई शुड सोजोन देयर, लाइनीज में उनके साथ क्या घटित होने वाला है जब वे वहाँ रुकेंगे। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अब जब वो लाइनीज में पहुँच जाएंगे और वहाँ रुकेंगे तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें वहाँ घटित होगी, इसको जो पादरी है वो अभी नहीं बता सकता और ना ही कोई एक जो सबसे समझदार सबसे बुद्धिमान जादूगर है वो भी नहीं बता सकता कि उनके साथ वहाँ क्या घटित होगा। फिर कहते हैं व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनेस विथ मैजिक इन माई आइज ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज। तो कह रहे हैं कि जब व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनिस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लाइनिस से अपनी आँखों में जादू लिए लौटूंगा, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी शांत अनुमान लगाएंगे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी चमक दुर्लभ और अथाह होगी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनिस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लाइनिस से अपनी आँखों में चमक लिए लौटूंगा। तो देखो अब इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मैं लाइनिस से लौटूंगा, तो लाइनिस उनका एक इमेजनरी प्लेस है जिसको एक होली प्लेस और पवित्र स्थान जिसको वो समझते हैं, एक उनका इमेजनरी प्लेस है। तो कह रहे हैं कि जब मैं उस जगह से वापस आऊँगा तो मेरी आँखों में जो चमक होगी, एक चमक आ जाएगी, ठीक है। एक मैं चमक के साथ, एक जादू के साथ अपनी आँखों में एक चमक लिए वहाँ से लौटूंगा और लोग अनुमान लगाएंगे कि यह कैसी चमक उनकी आँखों में है। और जो मेरे चेहरे की चमक होगी और जो मेरी चेहरे की चमक होगी वो अथाह होगी और दुर्लभ होगी जब मैं लाइनस से लौटूंगा अपनी आँखों में जादू लिए। तो थॉमस हार्डी की ये पोएम है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो जब वो एक चर्च के काम से लौटते हैं तो उसके बाद वो लाइनिस जो जगह है उनकी इमेजनरी, उसके वहाँ जाने की वो बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये पोएम कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो देखो अब ये है, इसमें आपको ग्लोसरी है। लाइनिस जो है एन ऑथेरियन लेजेंड, द माइथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्ट्रैम in England, believed to have been submerged by the sea, here an imaginary place। तो ये जो है वो सर जो ट्रिस्ट्रैम है इंग्लैंड में, उनका बर्थ प्लेस यहाँ पर इसको कहा गया है और यहाँ पर यह एक इमेजनरी प्लेस है। और राइम जो है फ्रॉस्ट है यानी तुषार। द स्प्रे लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, तो स्प्रे यहाँ पर लीव्स और ब्रांचेज हैं यानी पत्तियाँ और शाखाएँ हैं पेड़ों की। ड्रस्ट पोएटिक वर्ड है ये ड्रस्ट, जिसका मीन्स होता है डेयर यानी साहस करना। बीचेंस हैपन, चांस टू हैपन, बीचेंस मीन्स है घटित होने वाली चीज़ जो होती है, ठीक है। सोजोन मीन्स होता है स्टे यानी रुकना। रेडियंस मीन्स होता है ग्लो यानी चमक। और फैथमलेस मीन्स होता है सो डीप दैट द डेप्थ कांट बी मेजर्ड, कि इतना गहरा कि जो गहराई जो होती है उसको नापा नहीं जा सकता, यानी अथाह जो बताया था मैंने आपको। तो फैथमलेस का मीनिंग होता है अथा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपकी पोएट ये कंप्लीट हुई। नाउ ओपन यूनिट 8
and chapter first from this unit, A Short Monsoon Diary. Open the page number 113 in your book. तो ये आपका जो चैप्टर है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, यानी एक छोटी मॉनसून दैनंदिनी डायरी, यानी दैनिकी, जिस पे आप क्या लिखते हो, अपनी जो चीज़ें होती हैं डे टू डे की, उसे क्या करते हो, लिखते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे डायरी। तो देखो ये जो पोएट हैं, सॉरी रस्किन बॉन्ड हैं जो राइटर, उन्होंने अपनी जो डायरी लिखी थी उसके बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, एक छोटी मॉनसून दैनिकी। ठीक है, डायरी दैनिकी या दैनंदिनी, दैनंदिनी भी इसको बोलते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, डू यू नो वट अ डायरी इज़, क्या आप जानते हैं एक डायरी क्या होती है या दैनिकी क्या होती है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह एक लंबे समय से दिन पर दिन के व्यक्तिगत अनुभवों के अभिलेख है, का अभिलेख है। ठीक है, यह क्या है कि जो आप लंबे समय से अपने रोज़ की जो घटनाएं इस पर लिखते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस को जो आप लिखते हैं, उसका जो अभिलेख जो उसमें है, उससे क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह एक लंबे समय से दिन पर दिन के व्यक्तिगत अनुभवों का अभिलेख है। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. Immediately means होता है तुरंत। एक डायरी का उपयोग आप कर सकते हैं उन चीज़ों को लिखने के लिए जिन्हें आप तुरंत या भविष्य में करने की योजनाएं बनाते हैं। तो देखो, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स योर प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। तुम उन चीज़ों को लिखने के लिए भी एक डायरी का उपयोग कर सकते हो जिन्हें तुम तुरंत या भविष्य में करने की योजना बनाते हैं। तो देखो, आप उन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, गहराई नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में, जिन्हें आप अभी करना चाह रहे हैं या भविष्य में करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं डायरी में। One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. दैनिकी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध दैनिकी एक एनी फ्रैंक की डायरी है। तो देखो, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो है वह पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरी है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरी है एक द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है वो एज अ बुक, यानी एज किताब की तरह प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरी है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. तो देखो, extract means होता है सार, portraits means होता है चित्रित करना। ठीक है, तो यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ सार है जिसमें वह प्रकृति और जीवन की छोटी खुशियों और अफसोस के मौन चमत्कारों का चित्रण करते हैं। तो हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही पोर्ट्रेट्स द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स। तो रिग्रेट्स मीन्स होता है जो उदासी होती है, जो खामोशी होती है या अफसोस जो होते हैं,
मिरेकल्स मीन्स होता है चमत्कार। तो पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्रित करना। यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ सार है, जिसमें वह प्रकृति और जीवन की छोटी खुशियों और अफसोस के मौन चमत्कारों का चित्रण करते हैं। तो जो स्टोरी जो ये है शॉर्ट मानसून डायरी, ये जो पोएट हैं, जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके जीवन में जो तो उनकी डायरीज का थोड़ा सा यहाँ पर सार लिया गया है, जो कि जीवन के जो लाइफ के जो खुशियाँ होती हैं और प्रकृति के जो मिरेकल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रीड ऑन, पढ़ो। ठीक है, तो देखो अब डायरी क्या होती है पूछा है आपसे, तो डू यू नो व्हाट अ डायरी। तो डायरी वो होती है जिसमें हम अपने दिन प्रतिदिन के जो पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो उसको डायरी कहते हैं। और यहाँ पर आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करने के लिए कुछ करने जा रहे हैं अभी या भविष्य में, तो वो भी आप डायरी में लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे कह रहे हैं कि जो पहले किताब के रूप में जो डायरी पब्लिश्ड हुई थी, तो वो फेमस डायरी कौन सी थी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो वो सबसे पहले एज अ बुक पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो डायरी। और फिर यहाँ पर अब जो आपके ये लेसन है शॉर्ट मानसून डायरी, तो इसमें जो रस्किन बॉन्ड है उनकी जो डायरी है उसमें से थोड़े से सार लिए गए हैं, जिसमें वह जो प्रकृति के जो मौन चमत्कार हैं और जो जीवन की खुशी और दुख हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ से वो कुछ लिए गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है June 24। तो मानसून का टाइम आपको पता है, जून जुलाई अगस्त, ये इस टाइम पे मानसून आता है, तो उसी टाइम का ये समय है। तो June 24, तो June 24 को उन्होंने क्या लिखा है, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मिस्ट मीन्स होता है धुंध। मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और यह अजीब है कि कैसे सभी पक्षी खामोश हो जाते हैं जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़ती है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो देखो कि perhaps means होता है शायद, melancholy means उदासीन। तो पोएट कह रहा है परहैप्स, राइटर जो है वो कह रहे हैं परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकली, नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स। शायद यही वह है जो धुंध को इतना उदासीन बनाती है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, यह न केवल पहाड़ियों को छुपाता है, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, यह उन्हें मौन में भी ढक देता है। यहाँ पर ब्लैंकेट मीन्स होता है कवर करना यानी ढक देना। ठीक है, तो देखो जो राइटर है वो June 24 के बारे में कह रहा है कि द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, पहला दिन मानसून की धुंध का। ठीक है, तो जो मानसून के टाइम पे कोहरा कोहरा जैसा लग जाता है, जो धुंध जो छा जाती है, तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पर भी देखा होगा, जब बारिश का मौसम होता है तो कैसे धुंध जैसी छा जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और यह अजीब है कि कैसे जब सभी पक्षी खामोश हो जाते हैं जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़ जाती है। तो देखो जैसे ही धुंध पहाड़ियों पर चढ़ती है तो जो सारे पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. शायद यही वह वजह है जो धुंध को इतना उदासीन बना देती है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो सब खामोश हो जाते हैं जैसे ही धुंध पहाड़ियों पर चढ़ती है। तो यही वजह है जिसकी वजह से जो ये धुंध है, मिस्ट है, वह बहुत ही ज़्यादा उदासीन हो जाती है। Not only does it conceal the hills, it blanket them in silence too. यह न केवल पहाड़ियों को छुपाता है
या बल्कि उन्हें मौन से भी ढक देता है। तो जो एक मिस्ट है, जो मिस्ट जब आता है तो आपने देखा ना, सारी पहाड़ियाँ छुप जाती हैं ना इससे, आगे से सारा कोहरा होता है, सारी धुंध होती है, और जो सारी पहाड़ियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, इससे छुप जाती हैं। और वह उन्हें क्या कर देता है, मौन से भी उन्हें ढक देता है, यानी शांति चुप्पी से भी उन्हें क्या कर देता है, ढक देता है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग। केवल 1 घंटे पहले पेड़ पक्षी के गानों के साथ गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब जंगल मरणशील शांत हैं, या प्राण घातक रूप से शांत हैं, जैसे कि यह आधी रात हो। तो कह रहे हैं नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, और अब जंगल प्राण घातक रूप से शांत है, एज दो इट वर मिडनाइट, जैसे कि यह आधी रात हो। तो राइटर कह रहा है कि धुंध आने से जो अभी 1 घंटा पहले ही जो पेड़ थे वे चिड़ियों के गानों के साथ गूंज रहे थे। रिंगिंग मीन्स होता है गूंजना। तो अभी 1 घंटे पहले ही जो पेड़ थे वो पक्षी के गानों के साथ गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब जंगल प्राण घातक तरीके से शांत हैं, जैसे कि यह आधी रात हो। तो वो कह रहे हैं कि अब इतने शांत हो गए, जैसे मरणशील जो शांति होती है वैसी ही शांति अब जंगलों में है, जैसे कि यह आधी रात हो। दो थ्रो द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। मिस्ट मीन्स मैंने क्या बताया था, धुंध। धुंध के माध्यम से बीजू अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। पहाड़ी पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। तो देखो जो मिस्ट है, धुंध है, उससे क्या हो रहा है, जो बीजू है वो अपनी बहन को पुकार रहा है, उसे बुला रहा है। और पोएट कह रहे हैं कि मैं उसे दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, जो पहाड़ियाँ हैं पहाड़ियों पर मैं उसे सुन सकता हूँ दौड़ते हुए, लेकिन मैं उसे दौड़ते हुए देख नहीं सकता। तो देखो जून 24 को पोएट कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि यह पहला दिन है किसका, मॉनसून मिस्ट का, यानी ये मानसून की जो धुंध है उसका पहला दिन है। और यह जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़ जाती है तो सारे पक्षी खामोश हो जाते हैं। तो यही वजह है, कह रहे हैं, जब सारे पक्षी खामोश हो जाते हैं तो यही वजह है जिसकी वजह से धुंध इतनी उदासीन हो जाती है। तो ये धुंध जो है न, ये न केवल पहाड़ियों को छुपा देती है, बल्कि जो उन्हें मौन से भी ढक देती है, यानी वहाँ पर चुप्पी भी हो जाती है। तो वो कह रहा है, राइटर कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे पहले ही जो पेड़ हैं वो चिड़ियाओं के गानों के साथ, पक्षियों के गानों के साथ गूंज रहे थे। और अब जो जंगल में जो खामोशी है, बिल्कुल प्राणघातक खामोशी है, जैसे कि आधी रात हो। और फिर वो कह रहे हैं कि धुंध से ही जो है, के बीच से ही जो बीजू है वो अपनी बहन को पुकार रहा है, उसे बुला रहा है। और राइटर कह रहे हैं कि मैं उसे पहाड़ियों पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का जो दिन है वो पोएट ने, वो राइटर ने बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।